नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 14 मई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा के नज़रिए से। ये इस तारीख का भाग 1 है और हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो मिशन सीधा है, जो भी ज़रूरी जानकारी है उसे निकालें, समझें, ताकि परीक्षा के लिए तैयारी पुख्ता हो। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इन अलग अलग खबरों को जोड़कर देखें कि इनका व्यापक संदर्भ क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ से खबर है कि इनकी एक समिति MEPC 83 ने शिपिंग उत्सर्जन पर कुछ अहम फैसले लिए हैं। जी, आईएमओ ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित रखना और जहाज़ों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना। ये बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब दुनिया का इतना सारा व्यापार समुद्र से होता है। बिल्कुल, और ये सीधा SDG 14 महासागरों का संरक्षण उससे जुड़ा है। लेकिन एक चीज, आईएमओ नियम बनाता है, पर क्या ये उन्हें लागू भी करवाता है या ये देशों पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, देखिए, आईएमओ नियम और स्टैंडर्ड तय करता है, लागू करने का काम सदस्य देशों का है। जब कोई देश किसी कन्वेंशन को अपनाता है तो वो उसके अपने कानून का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो वो देश फिर अपने जहाजों पर उसे लागू करता है? सही कहा। इसकी संरचना में देखें तो एक असेंबली है सबसे ऊपर, फिर एक काउंसिल जो कार्यकारी काम देखती है, और 5 मुख्य समितियां हैं, जैसे ये MPC जिसकी बैठक हुई। और हेडक्वार्टर? वो लंदन में है। भारत तो काफी पहले 1959 से ही सदस्य है। अच्छा। और मार्पोल कन्वेंशन, इसका जिक्र भी आता है प्रदूषण के संदर्भ में? हाँ बिल्कुल, मार्पोल जहाजों से प्रदूषण रोकने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये आईएमओ के तहत ही है। इसके 6 तकनीकी एनेक्स हैं अलग अलग तरह के प्रदूषण के लिए, जैसे तेल, जहरीले तरल पदार्थ, पैकेज्ड सामान, सीवेज, जहाजों का कचरा, और एनेक्स 6 जो वायु प्रदूषण से जुड़ा है। और भारत इन सब का सिग्नेटरी है? जी हाँ, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है। चलिए आईएमओ से आगे बढ़ते हैं। अब जरा देश के अंदर कॉर्पोरेट लॉ की बात करें। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT, इसने हाल ही में पेप्सिको इंडिया के खिलाफ एक दिवाला याचिका खारिज की। ये क्या मामला था? हाँ, ये मामला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि NCLAT ने बहुत साफ किया कि IBC यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता, उसका इस्तेमाल सिर्फ विवादित ब्याज वसूलने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, यहाँ मूल कर्ज पर विवाद नहीं था, सिर्फ ब्याज पर था। NCLAT ने कहा कि IBC का मकसद कंपनियों को मुश्किल से उबारना है या फिर सही तरीके से बंद करना है, सिर्फ कर्ज वसूली का जरिया बनाना नहीं। ये तो IBC के दुरुपयोग को रोकने वाला फैसला हुआ। बिल्कुल। वैसे NCLAT का नाम तो अक्सर सुनते हैं, ये सिर्फ कंपनी लॉ देखता है या इसका दायरा और भी बड़ा है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत बना है, एक तरह की क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। मुख्य काम तो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना है। हाँ, पर इसके अलावा ये IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, और CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनता है। अरे वाह। और अब तो NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके फैसलों के खिलाफ भी अपील यहीं सुनी जाती है। तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े कई सारे मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट से पहले यहीं होती है? बिल्कुल। इसका प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है। एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल और टेक्निकल सदस्य होते हैं। सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं इनके पास, गवाह बुलाना, सबूत लेना, ये सब। और खास बात, 6 महीने में अपील निपटानी होती है ताकि मामले जल्दी सुलझें। ये अच्छी बात है। हाँ, और सामान्य सिविल कोर्ट इन मामलों में दखल नहीं दे सकती जिन पर NCLAT का अधिकार है। ठीक है, अब कानून से थोड़ा विज्ञान की ओर चलें। एक्सियॉन्स और हेस्टैक प्रयोग, सुना है नतीजे आए हैं पर एक्सियॉन मिला नहीं, तो क्या ये फेल हो गया प्रयोग? अब फेल कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ, एक्सियॉन डिटेक्ट नहीं हुआ, पर ये अपने आप में एक तकनीकी उपलब्धि है। पहले समझें कि एक्सियॉन है क्या। ये असल में काल्पनिक कण है। काल्पनिक? हाँ, मतलब थियरी में इनको प्रपोज किया गया था 1970s में। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में एक प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग CP प्रॉब्लम, उसे सुलझाने के लिए बाद में लगा कि अरे ये तो डार्क मैटर के भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। डार्क मैटर? हाँ, ब्रह्मांड का वो अदृश्य हिस्सा।
पर एक्सियॉन ही क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज सोची गई हैं वो डार्क मैटर जैसी ही हैं। जैसे इन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ये बेहद हल्के होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये सामान्य पदार्थ के साथ लगभग ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए तो पकड़ में नहीं आते। माना जाता है कि अगर ये हैं तो ये कोल्ड डार्क मैटर बनाते हैं और ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा इसी डार्क मैटर का है। तो इन्हें खोजना तो मतलब ब्रह्मांड को समझने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। और ये हेस्टैक प्रयोग क्या कर रहा है, ये कैसे ढूंढ रहा है इन्हें? हेस्टैक का मतलब है हालोस्कोप एट येल सेंसिटिव टू एक्सियन कोल्ड डार्क मैटर। येल, बर्कले, जॉन्स हॉपकिंस का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये एक हेलोस्कोप डिटेक्टर इस्तेमाल करता है। आइडिया ये है कि अगर एक्सियन एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड से गुजरें तो शायद वो फोटॉन में बदल जाए। अच्छा, प्रकाश के कणों में। हाँ, और हेस्टैक इसी बेहद बेहद कमजोर फोटॉन सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी खासियत है क्वांटम स्क्वीजिंग तकनीक। ये क्वांटम नॉइज को कम करके सिग्नल पकड़ने की क्षमता बढ़ाती है। बहुत एडवांस तकनीक है। तो एक्सियन नहीं मिला पर तकनीक बेहतर हुई। बिल्कुल, ये भविष्य के प्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, विज्ञान में ही एक और स्टडी देखते हैं। माइक्रोबियल फॉस्फोरस गेटकीपिंग ऑस्ट्रेलिया के कुलोला टिब्बा सिस्टम पर हुई है। मिट्टी के माइक्रोब्स और फॉस्फोरस साइक्लिंग। फॉस्फोरस इतना जरूरी क्यों है जीवन के लिए? अरे फॉस्फोरस तो बिल्कुल फंडामेंटल है, हर जीवित कोशिका के लिए चाहिए। हमारी एनर्जी करेंसी ATP, उसमें फॉस्फोरस है। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। DNA RNA की बैकबोन में फॉस्फोरस है। ये है कि पृथ्वी पर यह सीमित है और कई जगहों की मिट्टी में, खासकर पुरानी मिट्टियों में, इसकी बहुत कमी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वहां पौधों की ग्रोथ अक्सर इसी वजह से रुक जाती है। तो ये माइक्रोब्स गेटकीपर कैसे बन जाते हैं, ये क्या करते हैं? गेटकीपर शब्द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये माइक्रोब्स मतलब फंगस, बैक्टीरिया, ये तय करते हैं कि मिट्टी में जो थोड़ा बहुत फॉस्फोरस है वो पौधों को कब और कितना मिलेगा। अच्छा, स्टडी में पता चला कि जब फॉस्फोरस बहुत कम होता है तो ये माइक्रोब्स गजब के तरीके अपनाते हैं। जैसे अपनी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोरस वाले लिपिड की जगह बिना फॉस्फोरस वाले लिपिड यूज करना शुरू कर देते हैं। कमाल है। हाँ, या फॉस्फोरस को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म बदल लेते हैं ताकि कम में काम चल जाए। तो एक तरह से ये फॉस्फोरस के बहाव को कंट्रोल करते हैं। पौधों से मुकाबला भी करते हैं, पर सड़ी गली चीजों से फॉस्फोरस निकालकर पौधों को देते भी हैं। तो मैनेजर बन गए एक तरह से। ये तो बहुत दिलचस्प है। माइक्रोब्स की दुनिया से अब मटेरियल साइंस पर आते हैं। फेरो इलेक्ट्रिसिटी ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने डोमेन वॉल्स की हरकत देखने की नई तकनीक बनाई है। ये फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है पहले? फेरो इलेक्ट्रिसिटी कुछ खास क्रिस्टल्स का गुण है। ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इनमें अपने आप ही एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, मतलब क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर परमानेंटली अलग अलग होते हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इस पोलराइजेशन की दिशा को पलटा जा सकता है, जैसे बेरियम टाइटेनेट। और ये डोमेन वॉल्स ये क्या है? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग हिस्सों में पोलराइजेशन की दिशा अलग अलग हो। इन हिस्सों को कहते हैं डोमेन्स। और जहां दो अलग अलग डोमेन मिलते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है उसे डोमेन वॉल कहते हैं। ओके। मजे की बात यह है कि इन डोमेन वॉल्स की प्रॉपर्टीज अक्सर बाकी क्रिस्टल से अलग होती हैं। जैसे हो सकता है डोमेन वॉल कंडक्टिंग हो जबकि बाकी क्रिस्टल इंसुलेटर हो। अरे, तो इनका इस्तेमाल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, वैज्ञानिक यही सोच रहे हैं भविष्य के नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मेमोरी या सेंसर बनाने में ORNL की जो नई तकनीक है SOPFM, वो इन डोमेन वॉल्स की बहुत धीमी और अचानक होने वाली मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकती है। ये एक तरह से इनकी मूवी बना सकती है। पहले ये नहीं हो पाता था। पहले ज्यादातर स्थिर तस्वीरें मिलती थी, अब इनकी डायनामिक्स को समझना आसान हो गया है। ये नैनो डिवाइस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी से अब संस्कृति और इतिहास की तरफ। बुद्धवनम मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों के दौरे से ये चर्चा में आया। कहाँ है ये और क्या खासियत है? बुद्धवनम तेलंगाना में है, कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन सागर डैम के पास। ये एक बहुत बड़ा बौद्ध थीम पार्क है, करीब 279 एकड़ में फैला हुआ। भारत सरकार ने इसे बुद्धिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है। अच्छा, ताकि टूरिज्म बढ़े। हाँ, खासकर बौद्ध देशों से श्रद्धालु और पर्यटक आएं। तो क्या क्या है इस पार्क में? कई सेक्शंस हैं, जैसे बुद्धचरित वनम। इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है। जातक पार्क में जातक कफाएं हैं,
ध्यान वनम है मेडिटेशन के लिए। स्तूप वनम में एक बहुत बड़ा महास्तूप है और एक म्यूजियम भी है। और इसका ऐतिहासिक महत्व? हाँ, ये जगह प्राचीन नागार्जुनकोंडा के पास है, जो इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी और महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर है। नागार्जुनकोंडा महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। खुदाई पर वहां बहुत कुछ मिला है, महास्तूप, चैत्य, विहार, मूर्तियां। तो बुद्धवनम उसी विरासत को आज के समय में दिखा रहा है। बिल्कुल, उसी को संजोने की कोशिश है। चलिए इतिहास से अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। डोंगरिया कोंद समुदाय। एनएचआरसी ने ओडिशा सरकार से इनकी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कौन है ये लोग? डोंगरिया कोंद उड़ीसा के रायगढ़ और कालांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों के मूल निवासी हैं। ये भारत के पीवीटीजीज यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक हैं। ये नियमगिरी पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, खुद को झरनियां कहते हैं, यानी धाराओं का रक्षक। इनकी संस्कृति कैसी है? क्या अलग है? हाँ, बहुत विशिष्ट संस्कृति है। नियमगिरी को अपने देवता नियम राजा का घर मानते हैं। इनकी कला, इनके गहने, टैटू, हेयर स्टाइल सब बहुत खास हैं। भाषा कुई और कुवी बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। और इनकी आजीविका? मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर हैं। एनटीएफपीज यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं और पोडू खेती करते हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अच्छा, स्थानांतरण कृषि। जी, बागवानी में भी माहिर हैं। हल्दी, अदरक उगाते हैं। जंगल और नदियां ही इनकी जिंदगी हैं। एनएचआरसी का नोटिस शायद इन्हीं के जीवन स्थल, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगा। समुदायों के अधिकारों के बाद अब रक्षा तकनीक। हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसका नाम बहुत आ रहा है आजकल। यह है क्या? हिमार्स एक, आप कह सकते हैं, बहुत शक्तिशाली और सटीक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। ये एक ट्रक पर लगा होता है, इसलिए कहीं भी तेजी से ले जाया जा सकता है। और काम क्या है इसका? दुश्मन की आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सप्लाई लाइनें, हल्के बख्तरबंद वाहन, सैनिक, इन सब को दूर से ही निशाना बनाकर नष्ट करना। इसकी क्या खासियतें हैं जो इससे इतना प्रभावी बनाती हैं? कई हैं। एक तो ये हल्का है, हवाई जहाज से कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, ये फायर करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और फायर करके फौरन जगह बदल सकता है। शूट एंड स्कूट कहते हैं इसे, ताकि दुश्मन जवाबी हमला न कर सके। बिल्कुल। तीसरा, ये 2 तरह के हथियार ले जा सकता है, या तो 6 गाइडेड रॉकेट्स जिनकी रेंज 70-80 किलोमीटर होती है, या फिर एक बड़ी एटैक CMS मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है और बहुत सटीक निशाना लगाता है। काफी घातक। जी, क्रू के लिए बख्तरबंद कैबिन भी होता है इसमें। चलिए रक्षा से अब पर्यावरण की ओर। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़। भालू के हमले की खबर आई थी यहाँ से। इस सेंचुरी के बारे में बताइए। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है। ये सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकल रेंज का हिस्सा है। नाम पास के भोरमदेव मंदिर पर पड़ा है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। करीब 352 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। क्या ये किसी बड़े जंगल कॉरिडोर का हिस्सा है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कान्हा अचानकमार कॉरिडोर का हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। बाघों और दूसरे जानवरों के आने जाने के लिए जरूरी रास्ता है। और जंगल और जानवर कैसे मिलते हैं यहाँ? यहाँ आपको ट्रॉपिकल नम और शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। साल, साझा, तेंदू के पेड़ खास हैं। जानवर देखें तो बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बेयर यानी भालू, हाँ, जिनके हमले की खबर थी। जी, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर और कई तरह के पक्षी भी हैं। ठीक है, और अब आज के इस भाग का आखिरी टॉपिक, जर्मेनियम। भारत चीन से इसके निर्यात प्रतिबंधों पर बात कर रहा है। ये इतना खास क्यों है? जर्मेनियम, GE, एटॉमिक नंबर 32, ये आजकल एक बहुत स्ट्रैटेजिक मिनरल बन गया है। ये एक चमकीला सिल्वर ग्रे रंग का मेटलॉइड। इसके गुण सिलिकॉन और टिन के बीच के हैं। इस्तेमाल कहाँ होता है इसका मुख्य रूप से? सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, खासकर फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने में और इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में। अच्छा। कुछ खास तरह के सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आता है। और मिलता कहाँ है ये? क्या आसानी से मिल जाता है? नहीं, ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता। इसे मुख्य रूप से जिंक माइनिंग के बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं। अच्छा। या फिर कोयले की राख से। कुछ दुर्लभ खनिजों में भी होता है। तो मतलब सप्लाई कुछ ही देशों के हाथ में होगी? बिल्कुल। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, करीब 60%।
इसीलिए जब चीन ने निर्यात पर रोक लगाई तो असर हुआ। चीन के बाद कनाडा, फिनलैंड, रूस, अमेरिका भी हैं। और ये याद रखने वाली बात है कि ये सेमीकंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यही गुण इसे खास बनाता है। तो आज हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। IMO, NCLAT, एक्सियन, फॉस्फोरस गेटकीपिंग, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, बुद्धवनम, डोंगरिया कोंद, हाइमार्स, भोरमदेव और जर्मेनियम। हाँ, और ये सब दिखाते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, विज्ञान, पर्यावरण, मानवाधिकार, रक्षा, भू राजनीति सब आपस में जुड़े हैं। यूपीएससी के लिए इन लिंक्स को समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, एक तरफ हम एक्सियन जैसे कणों को खोजने या फेरो इलेक्ट्रिसिटी जैसी नैनो तकनीक को समझने में इतना निवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोंगरिया कुंद जैसे समुदाय अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और भोरमदेव जैसे इकोसिस्टम पर खतरा है। क्या हम इस हाईटेक प्रगति और बुनियादी मानवाधिकार व पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन साध पा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे भाग 2 में नई जानकारियों के साथ।